अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 सोशल साइकोलॉजी का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन से पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसके ज़रिए कोई भी इंफॉर्मेशन भेजी जाए या रिसीव की जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के ज़रिए एक शख्स अपने आइडियाज़, अपने ख़यालात, अपनी बात या अपने इमोशंस जो हैं दूसरे तक पहुंचाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम एक दूसरे से जो डायलॉग करते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी बात का इजहार करते हैं, इन सब चीज़ों को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक शख्स जो है अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकता है, अपनी इमोशंस का इजहार कर सकता है। वो खुश है, उदास है, डरा हुआ है या गुस्से में है, ये सारे जो इमोशंस हैं इंसान के, वो अपना इमोशनल एक्सप्रेशन दे सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। इसमें हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कैसे होता है या किस तरह से कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो अकर होता है। तो कम्युनिकेशन के लिए दे आर 4 फैक्टर्स, 4 तरीके हैं या 4 फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ सोर्स या सेंडर, सेकंड इज़ मैसेज, थर्ड इज़ मीडियम और चैनल, एंड फोर्थ वन इज़ रिसीवर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ सोर्स या सेंडर कौन होता है। तो सेंडर से मुराद वो शख्स है या वो जगह है जहाँ से मैसेज आ रहा है या जो मैसेज भेजा जा रहा है, जहाँ से उस जगह को हम कहेंगे सेंडर। अब वो कोई पर्सन हो सकता है जो कि अपनी बात का इजहार कर रहा है या अपनी जो थिंकिंग है या अपने जो भी इमोशंस हैं उसका एक्सप्रेशन दे रहा है। तो जो शख्स मैसेज दे रहा है या जो भी इंफॉर्मेशन, जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, बेसिकली दैट इज़ द सोर्स या सेंडर। सेंडर वो शख्स होगा जो कि अपनी बात पहुँचा रहा है, जो भेज रहा है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं मैसेज। मैसेज क्या होगा? मैसेज वो इंफॉर्मेशन होगी जो कि भेजी जा रही है थ्रू सेंडर। सेंडर जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है उसको हम कहेंगे मैसेज। और मैसेज किस किस फॉर्म्स में हो सकता है? तो मैसेज वर्बल मैसेज भी हो सकता है, पिक्टोरियल मैसेज भी हो सकता है, गेस्चर्स के फॉर्म में भी हम मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो वर्बल मैसेज कौन सा मैसेज होगा? जैसे अब मैं जो आप तक मैसेज पहुंचा रही हूँ दैट इज़ वर्बल मैसेज। आप मेरी आवाज़ सुन के इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं तो ये वर्बल मैसेज है। मेरे अब जो लफ्ज़ हैं दैट इज़ वर्बल मैसेज। तो इसके अलावा जो है पिक्टोरियल मैसेज, जैसे आजकल हम लोग पिक्चर्स के फॉर्म में मैसेज भेजते हैं या जैसे अखबार में तस्वीरें होती हैं, बुक्स में तस्वीर होती हैं। तो इस तस्वीर के ज़रिए जो पैगाम पहुंचाया जा रहा हो उसको हम कहेंगे पिक्टोरियल मैसेज। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जेस्चरल फॉर्म। जेस्चरल फॉर्म में आ जाते हैं हमारे जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर्स आ जाते हैं। जैसे इंसान जब बोल रहा होता है तो साथ साथ अपने बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर रहा होता है, अपने हाथों की मूवमेंट कर रहा होता है या अपने सर की मूवमेंट कर रहा होता है, आंखों की मूवमेंट कर रहा होता है या फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जिस तरह से। तो ये जो मैसेज जा रहा होता है, इस आपके जो जेस्चर्स के थ्रू जो मैसेज या जो इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंच रही होती है उसको हम कहेंगे जेस्चरल मैसेज या जेस्चरल फॉर्म। इसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो हमारे पास है मीडियम। मीडियम से क्या मुराद है? कि जिसके ज़रिए मैसेज पहुंचाया जा रहा है, जिस चीज़ के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाया जा रहा है उस चीज़ को हम कहेंगे मीडियम या चैनल। तो मीडियम बहुत किस्म के हो सकते हैं, जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टीवी है, मैगज़ीन्स, पीरियोडिकल्स, एडवर्टाइजमेंट्स। तो ये वो तमाम मीडियम्स हैं जिनके थ्रू कोई भी मैसेज पहुंचाया जा सकता है। जैसे हम लोग अखबार में कोई भी ख़बर पढ़ते हैं वो भी एक मैसेज है। रेडियो के ज़रिए जो भी हम बात सुनते हैं वो भी एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है। इसके अलावा मैगज़ीन्स और पीरियोडिकल्स भी मैगज़ीन्स की तरह ही होते हैं। ये बेसिकली मैगज़ीन्स की कैटेगरी होती है जिसको पीरियोडिकल्स कहते हैं, जिसमें कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे वीकली तौर पे जैसे मैगज़ीन्स आते हैं जो वीकली पब्लिश होते हैं, कुछ मैगज़ीन्स होते हैं जो महीने बाद पब्लिश होते हैं। तो ये जो है कैटेगरीज होती है मैगज़ीन्स की जिनको पीरियोडिकल्स कहते हैं। बेसिकली टाइम रिलेटेड, पीरियड रिलेटेड जो मैगज़ीन्स होते हैं, यानी जो कि किसी टाइमली बेस्ड
कैटेगरी में शामिल हों। तो इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए हम तक मैसेज पहुंचता है। तो ये सारे मीडियम्स हैं या चैनल्स हैं जिसके थ्रू मैसेज हम तक पहुंचाया जाता है। फोर्थ वन इज़ रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? जो मैसेज रिसीव कर रहा है या जो मैसेज गेन कर रहा है उसको हम कहेंगे रिसीवर। तो रिसीवर जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इसके अलावा कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं जो कि मैसेज रिसीव कर रहे हैं या मैसेज सुन रहे हैं, मैसेज गेन कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो है जिन तक पहुंचाई जा रही है उसको हम कहेंगे रिसीवर। तो किसी भी कम्युनिकेशन में ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इन 4 फैक्टर्स से ही कम्युनिकेशन जो है वो अकर होता है। एक वो होगा जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही होगी और जो इंफॉर्मेशन होगी उसको हम मैसेज कहेंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन जिस के ज़रिए आ रही होगी उसको हम मीडियम कहेंगे या चैनल कहेंगे। और जो फोर्थ वन है, जहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुँचाई जा रही होगी, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जा रही होगी उसको हम कहेंगे रिसीवर। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की इकसाम की कौन कौन सी हैं, कितनी किस्मों के कम्युनिकेशन होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि दे आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट टाइप इज़ जेस्चर्स एंड साइन कम्युनिकेशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो कि बोलने के ज़रिए नहीं होती, जब बल्कि अपने बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए या हैंड जेस्चर्स के ज़रिए जो कम्युनिकेशन की जाती है उसको हम कहते हैं साइन कम्युनिकेशन या जेस्चर्स। अब कम्युनिकेशन जो कि लफ्ज़ों के बग़ैर होती है उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा जो डेफ एंड डम्ब होते हैं, यानी जो गूंगे बहरे लोग होते हैं, वो इशारों के ज़रिए अपनी बात का इजहार करते हैं। तो वो कौन सी कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं? वो साइन कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा हम खुद भी डेली लाइफ में बहुत सारी बातें जो होती हैं वो अपने जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। सारी बातें जो है हम बोल के नहीं इजहार करते, बल्कि कुछ होता है कि कभी कभार हम सिर्फ हाँ कहने के बदले सिर्फ अपना सर हिला देते हैं, ठीक है, या हम अपनी आइज़ के ज़रिए कम्युनिकेशन करते हैं। इसके अलावा जो हैंड मूवमेंट्स होती हैं, बॉडी जेस्चर्स होते हैं, ये सारी जो है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन होती है? इसमें जो इंसान अपनी बात का इजहार करता है या अपनी फीलिंग्स या इमोशंस का इजहार करता है वो किसी भी सिंबल के थ्रू कम्युनिकेट करता है। अब सिंबल कैसे होते हैं? जैसे अगर किसी को गुस्सा आया हुआ है तो गुस्से में वो जो बॉडी जेस्चर्स देगा उससे हमें पता चल जाएगा कि ये गुस्से में है, ठीक है। अब जैसे एक इंसान खुश होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि वो खुश है। तो बेसिकली ये सिंबल्स बने हुए हैं। जैसे इंसान ये जो इमोशंस हैं वो चेंज होते हैं तो उसी तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। जैसे एक शख्स आराम से बैठा हुआ है और अचानक से उसको गुस्सा आ गया तो वो उठ के खड़ा हो जाता है। तो जो उसके खड़ा होना है दैट इज़ सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, यानी एक सिंबल हमें मिल गया कि अब ये शख्स जो है गुस्से में है, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे इमोशंस भी हैं जो कि अपने सिंबॉलिकली इसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ग्रीफ, जैसे उदासी के जज्बात हैं, या खुशी के, सरप्राइज़ के, डर के, नफ़रत के, मोहब्बत के, या कोई शख्स बोर हो रहा है, तो ये सारी जो है एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन बन जाते हैं। वैसे तो ये इमोशंस है, लेकिन जब हम इनका इजहार करते हैं तो वो एक सिंबॉलिकली एक्सप्रेस होते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि एक शख्स जो है वो किस इमोशनल स्टेट में है। इसी तरह डिफरेंट जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी अपनी बात का इजहार अपने आर्ट से करते हैं। जैसे डांसर्स होते हैं, डांसर्स ने वो क्या करते हैं, अपने कोई भी बॉडी मूवमेंट के ज़रिए किसी भी मैसेज को दूसरों तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पेंटर्स होते हैं, पेंटर्स जो अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं वो भी कुछ ना कुछ मैसेज दे रही होती है या कोई ना कोई बात दूसरों तक पहुंचा रही होती है। तो ये सारी सिंबॉलिक कम्युनिकेशन हो जाती है। इसके अलावा जो स्कल्पचर्स होते हैं, जो मुजस्मे वगैरह बनाते हैं, तो वो भी बेसिकली क्या है, कोई ना कोई अपनी बात का इजहार कर रहे होते हैं। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कौन सी आर्ट होती है जिसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो डायरेक्ट कोई बात समझ नहीं आ रही होती, वो एक सिंबॉलिकल
एक्सप्रेशन होता है आर्टिस्ट का। और इसके बाद जैसे और भी डिफरेंट मैसेजेस हैं जो कि हमें सिंबॉलिकली देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो टाइप है कम्युनिकेशन की जिसमें एक इंसान अपनी बात का इजहार, अपने फीलिंग्स का इजहार, अपने इमोशंस का इजहार किसी भी मीनिंगफुल वर्ड्स में करे, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे अब हम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, अब कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, इंग्लिश, उस लैंग्वेज के वर्ड्स को इस्तेमाल करके जब आप अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाते हैं तो इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब लैंग्वेजेस बेसिकली वो मीडियम होगा या वो मीन होगा जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये जो लैंग्वेज है आपको पता है ये ह्यूमन बींग्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने जो बात का इजहार है वर्ड्स के थ्रू, वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, जबकि ये जो सलाहियत है वो और किसी लिविंग बीइंग में नहीं पाई जाती। तो वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे कन्वर्सेशन आ जाती है, बातचीत आ जाती है, या जिसको हम टॉक करना कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। अब जैसे अब मैं आपसे वर्बली कम्युनिकेट कर रही हूँ, किसी भी लैंग्वेज के थ्रू मैसेज पहुँचा रही हूँ आपके तरफ, तो ये हमारी वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ टाइप है वो है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या है? जो मैसेज लिख के पहुंचाया जाएगा, लिख के भेजा जाएगा, दैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में हमारे पास जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो लेटर में क्या है, हम कोई भी मैसेज लिख के और दूसरे तक पहुंचा देते हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन की टाइप है। इसके अलावा हम शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हैं, जैसे ड्रामा, पोइट्री, ये जो लिखी जाती हैं चीज़ें पहले, इसको हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। इसके अलावा जो बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर्स या मैगज़ीन्स वगैरह में जो आर्टिकल्स वगैरह छपते हैं, वो भी रिटन कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जैसे अभी आप स्लाइड्स देख रहे हैं, स्लाइड्स पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो भी रिटन कम्युनिकेशन हो रहा है। वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ रिटन कम्युनिकेशन भी हो रहा है। जब आप फिज़िकल क्लासेस लेते हैं तो टीचर आपके सामने होता है, तो वो वर्बल भी कम्युनिकेट कर रहा होता है और साथ साथ जेस्चर्स भी आपको उसके देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ वो जो बोर्ड पे मैसेज या जो भी टॉपिक का नाम लिखा जाता है वो कौन से कम्युनिकेशन हो जाएगा? रिटन कम्युनिकेशन। तो ये सारी जो टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ मैस मीडिया, जो कि हमारा टॉपिक है। मैस मीडिया किसको कहते हैं? मैस मीडिया या मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन उस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को कहा जाता है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है एक्सचेंज की जाती है, इंफॉर्मेशन भेजी जाती है और रिसीव की जाती है थ्रू मैस मीडिया। तो मैस मीडिया के ज़रिए जो भी इंफॉर्मेशन हासिल की जाएगी या भेजी जाएगी उसको हम कहेंगे मैस कम्युनिकेशन। अब मैस मीडिया क्या होता है? मैस मीडिया एक वो टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा सकता है। ऐसी कम्युनिकेशन को हम कहते हैं मैस मीडिया। तो मीडिया के ज़रिए आप लोग खुद देखें कि लाखों करोड़ों लोगों तक एक बात पहुंचाई जा सकती है। तो मैस मीडिया वो मीडिया होता है, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पीपल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो मैस मीडिया में जनरली दो टाइप्स ऑफ मीडिया आ जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सेकंड इज़ प्रिंट मीडिया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन सा मीडिया होता है? जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हम लोग देखते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सी हैं? जैसे रेडियो, टेलीविज़न, इसके अलावा टीवी पे जैसे हम मूवीज़, फिल्म्स वगैरह देखते हैं, डीवीडी, वीसीआर वगैरह, और कंप्यूटर। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम मैसेज हम तक पहुंचाया जाता है। अब जो रेडियो हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज़ रेडियो। रेडियो जो है बहुत पुरानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक किस्म है। जो रेडियो है वो सबसे पुरानी फॉर्म है मैस मीडिया की। ये जो है बहुत पहले ज़माने में एक तो सस्ता भी होता था और ये जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि यही एक सोर्स होता था जिसके ज़रिए लोग कोई भी न्यूज़ सुन पाते थे, कोई भी बात, कोई भी नई बात पता चलती थी, स्टोरीज़ या जो भी
कहानियाँ वगैरह सुनाई जाती थी। इसके अलावा एड्स वगैरह भी रेडियो पे चलती थी। तो यही सोर्स होता था, ज़्यादा मेजर सोर्स जो था इंफॉर्मेशन का, वो रेडियो हुआ करता था। इसके ज़रिए जो थे लोग, जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते थे, यानी जो लोग लिटरेट नहीं होते थे या जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उनके लिए आसानी हो गई कि वो सुन के अब सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते थे। तो पाकिस्तान में आपको पता होगा कि रेडियो जो सर्विस है वो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, जो कि ये सारी मैस मीडिया को कंट्रोल करती है। तो रेडियो के ज़रिए हम लोग न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट्स, एग्रीकल्चर के हवाले से, जैसे आजकल इंटरटेनमेंट की न्यूज़ होती है, इंटरटेनमेंट होती है, सॉन्ग्स, मूवीज़ के रिव्यूज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग रेडियो पे सुन सकते हैं। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कि एडवांटेजेस तो यही हैं कि ज़ाहिर है हम इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं इसके ज़रिए। जैसे पहले ज़माने में जब जंगें हुआ करती थी, तो जंग की जो इत्तला थी वो रेडियो के ज़रिए दी जाती थी, तो ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ थी। इसके अलावा बहुत सारी न्यूज़, प्रोग्राम्स, पर्सनैलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो थी रेडियो के ज़रिए सुनी जाती थी। ठीक है, इसके अलावा रेडियो को वो मीडियम समझा जाता था जो कि एक तरह से रेडियो की न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा एतबार किया जाता था, और जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलती थी उसको उस पे यकीन किया जाता था। तो इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद था जो कि लिटरेट नहीं थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो सुन के अपनी मालूमात हासिल कर लेते थे। ठीक है, तो इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा थे और अभी भी हैं। आजकल भी इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, न्यूज़ के लिए, और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स लगते हैं रेडियो पे, तो ये अभी तक यूज़फुल है। इसके अलावा रिलीजियस प्रोग्राम्स देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन होती है, जो किसानों के लिए इंफॉर्मेशन होती है, वो भी ज़्यादा इस पे रेडियो पे सुनाई जाती है। इसके अलावा डिफरेंट रेसिपीज़ वगैरह, डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है हम रेडियो के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। तो इसके ज़्यादा तो एडवांटेजेस ही हैं। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं वो टेलीविज़न जैसे आप सब लोग वाकिफ़ हैं। टीवी वो मीडियम है जिस ज़्यादातर जो हमारी कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा टीवी के ज़रिए होती थी अभी कुछ अरसे तक। अब तो ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग इंटरनेट के थ्रू लेते हैं, लेकिन टेलीविज़न भी अभी तक बहुत ज़्यादा देखा जाता है। उस न्यूज़ के लिए जो है वो टीवी ही वो मीडियम है जिससे हम कोई भी न्यूज़ सुनते हैं, या जैसे टीवी पे प्रोग्राम्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं, और इसमें भी हम लोग देखते हैं, जैसे मैचेस वगैरह आते हैं, वर्ल्ड कप वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है हम टीवी पे देखते हैं। इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस है, एडवांटेजेस यही हैं कि ये रेडियो के बाद ये जो थी टीवी की जो इजाद थी वो एक बड़ी इजाद थी, जिसके ज़रिए हम लोग आवाज़ के साथ साथ तस्वीर भी देख सकते थे। जबकि रेडियो में क्या था, सिर्फ आवाज़ सुनी जा सकती थी। तो टीवी जो थी एक ग्रेट एडवांसमेंट थी, जिसमें हम लोग आवाज़ के साथ साथ तस्वीर भी देख सकते थे। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टीवी प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसमें ड्रेस डिज़ाइनिंग प्रोग्राम्स, मेकअप, हेयर स्टाइल्स वगैरह, जैसे आजकल मॉर्निंग शोज़ वगैरह चलते हैं, उसमें हर चीज़ दिखाई जाती है। तो एक बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास टीवी के ज़रिए, जो कि हम किसी भी टाइम रिसीव कर सकते हैं। इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो यही है कि ज़्यादा टीवी देखेंगे तो हमारी जो आई साइट पे अफेक्ट होगा, मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम न्यूज़ देखेंगे या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बुरी है, तो वो टीवी के ज़रिए अगर हम हासिल करें तो वो इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। और ज़्यादा अगर हम हैबिचुअल हो जाएंगे टीवी देखने के तो वो भी नुकसानदेह है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अलावा फिल्म्स भी एक इफ़ेक्टिव मीन है मैस मीडिया का। इसके में क्या होता है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो कोई ना कोई मैसेज पहुंचा रहे होते हैं हम तक। जैसे आप देखते हैं फिल्म्स या मूवीज़ में क्या होता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन या विलन होता है, कोई भी बेसिकली वो कोई शॉर्ट स्टोरी होती है जिसको वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं टीवी पे या फिल्म्स के ज़रिए हम लोग देख पाते हैं। इसके अलावा वीसीआर, डीवीडी, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। डीवीडी और सीडीज़ वगैरह तो कोई देखता नहीं है आजकल, लेकिन ये है कि ये पहले बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मीन हुआ करता था कि वीसीआर के ज़रिए जैसे मूवीज़ वगैरह देखी जाती थी। तो ये भी एक एडवांसमेंट थी पहले
टीवी के बाद वीसीआर होते थे वहाँ, उसमें डिफरेंट सीडीज़ वगैरह या डीवीडीज़ वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, उसमें सॉन्ग्स और मूवीज़ वगैरह देखी जाती थी। तो उसमें दोनों ऑडियो विजुअल मीन्स होते थे, दोनों तरह से सुन भी सकते थे और देख भी सकते थे, तस्वीर भी आती थी। तो ये भी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का ज़रिया है। इसके अलावा जो इंटरनेट या कंप्यूटर है, ये आज कल के ज़माने में फास्टेस्ट मीन है कम्युनिकेशन का। ज़्यादातर इंटरनेट ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप लोगों को पता है। कंप्यूटर या इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन, जिसमें क्या होता है कि इंटरनेट होता है, इंटरनेट के ज़रिए हम डिफरेंट चीज़ों तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, चाहे वो हम पढ़ाई से रिलेटेड हो, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल न्यूज़ हो, कुछ भी हो, हम इंटरनेट के ज़रिए, आप लोग बेहतर जानते हैं किस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं, हर जगह जो है इंटरनेट मौजूद होता है। तो ये एक रिलायबल सोर्स है कि हम इंफॉर्मेशन, रिलायबल तो नहीं कह सकते क्योंकि जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा गलत भी होती है समटाइम्स, और लेकिन ये है कि ये हमारे लिए एक इफ़ेक्टिव वे है कम्युनिकेशन का। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया जो है सेकंड मेजर मीन है, ज़रिया है कम्युनिकेशन का। अब प्रिंट मीडिया क्या होता है, जो कि हम देख सकते हैं, छपा हुआ देख सकते हैं, इस वजह से इसको प्रिंट मीडिया कहा जाता है, जो जिसमें हम लफ्ज़ और तस्वीर जो है छपी हुई हमें नज़र आती हैं पेज के ऊपर, इस वजह से इसको प्रिंट मीडिया कहा जाता है। इसमें जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो है न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, बुक्स। जैसे न्यूज़पेपर्स का आपको पता है कि सुबह सवेरे न्यूज़पेपर आ जाता है, उस पर डेली की जो है वो न्यूज़ छपी जाती हैं। इसके अलावा डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है न्यूज़पेपर्स में आ जाती हैं। न्यूज़पेपर में क्या है, एलैबोरेट इंफॉर्मेशन होती है। एलैबोरेट मतलब डिटेल तौर पे बताया जाता है किसी भी वाक़ये के बारे में, कोई भी इंफॉर्मेशन हो। इसके अलावा डिफरेंट, जैसे बच्चों के अलग मैगज़ीन्स होते हैं, बच्चों के अलग न्यूज़पेपर्स होते हैं, उसमें स्टोरीज़ होती हैं, गेम्स होती हैं। इसी तरह न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ या जर्नल न्यूज़, कोई भी, ये सारी इसके एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो प्रिंट मीडिया के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि ये जो है जो भी क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है या न्यूज़ होती हैं, तो वो क्या होता है, ज़्यादा पढ़ने से लोगों के मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। ये हो सकते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा क्या है, जो इस पे पेपर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो पेपर जो है ज़्यादातर दरख्तों से हासिल किया जाता है, तो इस वजह से क्या है वो दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा कटते हैं, तो वो क्या है हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है। तो यही मैगज़ीन्स का भी यही है कि मैगज़ीन्स में क्या होता है कि वीकली मैगज़ीन्स होते हैं, डेली मैगज़ीन्स होते हैं या मंथली मैगज़ीन्स होते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन, और जैसे फ़ैशन मैगज़ीन्स होते हैं जिसमें फ़ैशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, या जो बच्चों के मैगज़ीन्स होते हैं उसमें उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। एजुकेशनल मैगज़ीन्स होते हैं, ठीक है, उसमें एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं। तो ये सारे जो है हमारी जो है इम्पोर्टेंट ज़रिया है इंफॉर्मेशन हासिल करने का। इसके अलावा बुक्स जो है वो हैं जी इम्पोर्टेंट भी हैं, और साथ साथ एक ज़रिया है इंफॉर्मेशन का। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पुरानी इंफॉर्मेशन भी जैसे हमें बुक्स की सूरत में मिलती है। जैसे लोग बहुत ज़्यादा पुरानी प्री हिस्टोरिक टाइम्स की जो नॉलेज है वो हमें बुक्स के ज़रिए मिलती है, तो ये एक एडवांटेजेस ज़रिया है। इसके अलावा क्या है, बुक्स के ज़रिए इंसान की नॉलेज में इजाफ़ा होता है। जो अच्छे रीडर होते हैं वो जो है अच्छी तरह से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसमें बुक्स में जो है कि एक ओशन होता है इंफॉर्मेशन का। जो बुक्स पढ़ते हैं उनकी इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, उनका आईक्यू अच्छा होता है, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो बुक्स एक फ़ायदेमंद चीज़ है जिसको सबको पढ़ना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो इंशाल्लाह बस हमारा एक लास्ट चैप्टर रह गया, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है क्लास। अल्लाह हाफिज़।